अस्सलाम वालेकुम। 27 मई 1986 रात के तकरीबन 3 बजे अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में कुछ डाकू डॉक्टर इस्माइल अल फारूकी के घर में एंटर करते हैं और डॉक्टर इस्माइल अल फारूकी और उनकी अहलिया को बहुत जालिमाना तरीके से कत्ल कर देते हैं। कातिलों ने उन पर छुरियों से हमला किया और बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया। सरकारी तौर पर इस हमले को एक डकैती या घरेलू हमला करार दिया गया। This is USA Today breaking news. We have just received a tragic report. Dr. Ismail Razi Al Faruqi was attacked during a burglary at his home around 3 a.m. According to authorities, intruders broke into his residence and fatally assaulted him during the robbery. लेकिन बहुत से मुहक्किकीन और अहले इल्म ये समझते हैं कि ये कोई आम जुर्म नहीं बल्कि एक टारगेटेड असैसिनेशन था। लेकिन वेट, आखिर ये डॉक्टर इस्माइल अल फारूकी हैं कौन और हमारा इनकी जिंदगी को जानना क्यों जरूरी है? और आज के इस दौर में आखिर हमारा इनसे क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक तो है, मगर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जब दुनिया का बेहतरीन इल्म मुस्लिम शहरों से फूटता था। तकरीबन दूसरी सदी हिजरी से 7वीं सदी हिजरी तक यह वो दौर था कि जब बगदाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी तहकीकी मरकज बन गया और यहाँ पर बैतुल हिकमा कायम किया गया। ये वही दौर था जब इब्ने रुश्द जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा हुए थे जिन्हें आज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म कहा जाता है। इसी दौरान अब्बासिद खलीफ का इस बड़े से इलाके में राज हुआ करता था। इसी दौरान उन्होंने यहाँ पर एक ग्रैंड लाइब्रेरी बनाई थी कि जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ मज़ाहिब तहजीबों के साइंसदानों को बुलाया जाता था और जहाँ पर दुनिया भर के उलूम यूनानी, हिंदी, फारसी इन सब को अरबी में तर्जुमा किया गया। फिर इन पर मजीद तहकीक और नए नजरियात पेश किए गए, जिसकी वजह से उस दौर में बड़े बड़े मुसलमान साइंसदान सामने आए। मैं इमाम जफार अल सदीक हूँ। मीने केमिस्ट्री और फलाकियत की बुनियाद रखी। I am Jabr bin Hayyan. The world knows me as the father of chemistry. I experiment with acids and distillation. मैं अल ख्वारिज़मी हूँ, अलजबरा लिख रहा हूँ और सिफर को हिसाब में ला रहा हूँ। मैं इब्नुल हैसम हूँ, रोशनी और बसारत पर पहली किताब लिखी, इसीलिए मुझे फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। मैं हूँ अल राजी। मैंने नाई बीमारियों को समझकर उनके इलाज दरियाफ्त किए और मेडिकल फील्ड में तरक्की की। मैं इब्न सीना हूँ। मैंने तिब की मशहूर किताब कानून तिब लिखी जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज में सादियों तक पढ़ाई गई। और मैं हूँ इब्न खल्दून। मैंने सोशियोलॉजी और फलसफा तारीख की बुनियाद रखी। I am Piri Reis. I created the world's first detailed map, which included America at that time. और इसी एरा में ही इब्ने रुश्द जैसे पॉलीमैथ यानी हर एक फील्ड का नॉलेज रखने वाले साइंसदान दुनिया को मिले। और इस इरा के कुछ दूसरे साइंटिस्ट पॉलीमैथ स्कॉलर थे इब्ने मूसा, जिनके लिखे अलजबरा किताब से ही अलजेब्रा वर्ड इजाद हुआ है। इनफैक्ट हमारा पूरा सोशल मीडिया जो एल्गोरिथम यूज करता है, ये एल्गोरिथम वर्ड भी उस इरा के एक साइंसदान अल ख्वारिज़मी से लिया गया, जिन्होंने हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम को भी इजाद किया। फिर मेडिकल साइंस भी इसी दौर में काफी डेवलप हो चुकी थी। इसे आप बस इसी तस्वीर से समझ सकते हो कि जिसमें हुनैन इब्ने इसहाक नामी इस्लामिक मेडिकल स्कॉलर ने इंसानी आंखों का डिटेल में एक इंसाइक्लोपीडिया ही बना दिया था। मुसलमान साइंस, तिब, फल्कियात, जिग्राफिया और रियाजी में पूरी दुनिया को लीड कर रहे थे, यानी पूरी दुनिया की क़यादत हमारे पास थी। अलजबरा हम मुसलमानों ने इजाद किया, अस्पतालों के निजाम हमने बनाए, यूरोप हमारी दस्तगाहों में आकर इल्म हासिल करता रहा और यहाँ तक कि दुनिया के सभी शोबों में हम मुसलमान इल्म का मरकज बन चुके हैं। मगर फिर वो कहते हैं ना, हर रोज को ज़वाल है। सन 656 हिजरी मुगलों ने हमारे सबसे बड़े शहर
بغداد کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میں ہلاکو خان ہوں، میں نے تم مسلمانوں کے اس علم کے شہر کو جلا کر رکھ کر دیا۔ آف کورس پھر مملوک ریاست اور سلطنت عثمانیہ کا دور ہے۔ گیدڑوں کی حکمرانی بھیڑیوں کے کھڑے ہونے تک ہی ہوتی ہے۔ یا عداللہ پاشا یا خزم اللہ شاہ۔ مسلمانوں نے پھر سے اس میں ترقی کی۔ میرا نام حیدر احمد چلیبی ہے۔ یا اللہ، میں نے پرندوں کی حرکات و سکنات پر غور کیا۔ میں نے سلطنت عثمانیہ میں پہلا جہاز بنایا، رائٹ برادر سے پہلے۔ مگر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے لے کر اب تک ہم مسلمان ایک مغلوب قوم بن چکے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی شناخت بھی کھو چکے ہیں، اور یہ درد یقیناً تمام مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے بہت سے مسلمان سکولرز، لیڈرز اور تھنکرز پیدا ہوئے، کسی نے انفرادی طور پر تو کسی نے اجتماعی طور پر اپنے اپنے دور میں پھر سے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ اور ایک نئی طاقت پیدا کرنے کی ایک نئی کوشش کی، اور یورپ کے اس ظالمانہ سسٹم کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ اور انہی مسلمانوں میں سے 10 مسلمان ایسے پیدا ہوئے کہ جن کے دل میں یہ بات کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھی کہ ہم تو ایک خود مختار قوم تھے، ہمیں یہ غلامی کی زندگی کسی قیمت قبول نہیں۔ تمہاری موت یا پھر اطاعت یا شہادت یا آزادی۔ اور انہی 10 لوگوں میں سے ایک کا نام ڈاکٹر اسماعیل الفاروقی۔ مگر ان 10 لوگوں میں سے 9 لوگوں کے ساتھ میں آپ کی ایک چھوٹی سی ملاقات کروانا چاہوں گا، تو آئیے چلتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ میں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور آزادی کی شمع جلانے کے لیے اپنی قوم میں شعور بیدار کیا تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو سکے۔ مجھے مولانا عبدالاعلی مودودی کہتے ہیں۔ میں نے جماعت اسلامی بنائی اور جنوبی ایشیا اور اس سے آگے سیاسی اسلام کی تشکیل دیتے دیتے اپنے رنگ حقیقی سے جا ملا، اور میرا مقصد اللہ کا نظام پوری دنیا پر قائم کرنا تھا۔ میرا نام سید نرسی ہے۔ میں نے رسالہ نور لکھا اور مسلمانوں کی روح میں ایمان کی روشنی جگانے کی کوشش کرتا رہا۔ اور میں ڈاکٹر اسرار احمد ہوں۔ میں بھی مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے اللہ کا نظام سمجھاتا رہا۔ میں نے قرآن کو بطور مکمل نظام زندگی عام مسلمانوں تک براہ راست پہنچانے اور سمجھانے میں ساری زندگی وقف کر دی۔ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہوں۔ میرا جرم صرف اللہ کے نظام اور اسلامی تعلیم کا شعور دینا تھا۔ آج بھی میں امریکی قید کی زنجیروں میں ہوں۔ میں حسن البنا ہوں، اخوان المسلمون کا بانی۔ میرا مشن بھی اللہ کا نظام قائم کرنا تھا، مگر مجھے بھرے مجمع میں شہید کر دیا گیا۔ اور میں ہوں سید قطب۔ قرآن کو سمجھ کر لوگوں میں نظام قائم کرنے کا شعور پیدا کرنا میرا جرم بن گیا۔ میں نے اپنی زندگی فلسطین کی آزادی کے لیے وقف کی اور حماس کی بنیاد رکھی۔ 2004 میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوا، مگر میرا مشن آزادی ہے جو جاری رہے گا۔ میرا نام ڈاکٹر اسماعیل الفاروقی ہے۔ مجھے بھی شہید کر دیا گیا کیونکہ میں نے بھی قرآن کو سمجھ کر لوگوں میں نظام قائم کرنے اور سائنسدان بننے کا شعور پیدا کیا۔ Be a Muslim is to be a scientist, because you cannot be a Muslim if you do not fulfill the terms of the Khilafah. And the terms of the Khilafah are that you deal with nature, that you transform nature. Nature within you and nature in your human and other human beings, and nature outside, the trees, the mountains, the rivers and everything. مگر ویٹ، بظاہر تو سب ملک آزاد ہیں، مثلا اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ایک آزاد ملک ہے، اور باقی کے ملک اور قومیں بھی۔ تو آخر یہ کس قسم کی جنگ تھی اور کس قسم کی آزادی تھی کہ جس کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی؟ تو یہ زمین کی حدوں کی آزادی نہیں تھی، بلکہ یہ آزادی روح کی آزادی تھی۔ یہ جدوجہد تمام مسلم کنٹریز کو اسلامائزیشن میں کنورٹ کرنے کی طاقت رکھتی تھی کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں،
क्या ज़रूरी है कि ये सारे 56-57 ममालिक इसी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर रहें? अपनी यूनाइटेड नेशन अलहदा से बना के उनका मुकाबला क्या नहीं कर सकेंगे? पहली बात तो आपके सवाल में भी मैं कहूँगा कि आपने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये इस्लामी मुल्क नहीं है, ये मुस्लिम ममालिक है। These are Muslim countries, none of them is Islamic, none of them. कोई मुल्क दुनिया में इस्लामी नहीं है। ये जंग तख्त व ताज के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के निजाम के लिए थी, जहाँ सच्चाई जालिम पर गालिब आए। अब सिर्फ जालिमों का खून बहाया जाएगा। किसी जालिम पर रहम करना मजलूमों के साथ गद्दारी है। उस्मान! डॉक्टर इस्माइल अल फरूकी का मानना था कि कौमें हमेशा सोच से आज़ाद होती है। अगर आपकी सोच सुपीरियर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मगलूब नहीं कर सकती। यही वजह थी कि डॉक्टर इस्माइल अल फरूकी सीना तान कर और सर चढ़ कर फ़लस्तीन की हमायत करते हुए और इजराइल को सरेआम ललकारते हुए नजर आते। इसलिए इस कत्ल को एक प्लान्ड असैसिनेशन समझा गया। एनालिस्ट के मुताबिक डॉक्टर इस्माइल का आउटस्पोकन पैलेस्टीनियन स्टांस, उनकी इसराइल पर तनकीद और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल रिवाइवल का काम कुछ लोगों की बर्दाश्त से बाहर था। ये सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं था बल्कि इसका पीछे सियासी या आइडियोलॉजिकल अनासर का हाथ था। मगर इस रात का नुकसान महज एक घर का नहीं था, ये उम्मत का नुकसान था, क्योंकि इसके अंदर एक उम्मत का बेहतरीन शख्स मारा गया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो हक पर था और वो जालिम के खिलाफ खड़ा रहता था। जैसे इमाम हुसैन ने कहा था, मौत में इज्जत है और जालिम के साथ जीने में जिल्लत। बुराई के खात्मे के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी तो उनके मानने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे कभी। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए, लेकिन किसी बातिल के सामने नहीं झुके। अगर हम भी शहीद हो जाएं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। डॉक्टर इस्माइल ने हमें सिखाया असल कुव्वत मिसाइल्स या आर्मी में नहीं, आइडियाज़, सोच और इल्म में होती है। जब तक उम्मत अपना सोचने का निज़ाम खुद से ही नहीं बनाती, वो सच्ची आज़ादी तक नहीं पहुंचती। तो डॉक्टर इस्माइल अल फरूकी ने आज से कई साल पहले ना सिर्फ हालात को समझा बल्कि हालात को बदलने का रास्ता भी दिखाया और हमें बताया कि इस सवाल का हल फौजी ताकत में नहीं बल्कि फिक्री मैदान में। लिखो तकदीर लिखनी है, लिखो तकदीर लिखनी है तुम्हें अगले ज़मानों की, तुम्हें देनी है जाके अब अज़ां ऐसे जहानों की जहाँ से आए हैं सब और जिधर को लौट जाना है। बयां करनी है तुमने दास्तां उन आसमानों की। डॉक्टर इस्माइल अल फारूकी का बुनियादी नज़रिया ये था कि आज का असल मैदान इल्म यानी कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। मगरिब हम पर इसलिए हावी है कि वो अपने ख्यालात और अपने निज़ाम से दुनिया चला रहा है। Glasses are going to be the next major computing platform. That we want to be a multi-planet species to extend consciousness beyond Earth. The work of over 5,000 physicists over 16 years and the machine is finally operational. मसला ये है कि हम अपने इफ्कार खुद नहीं बनाते बल्कि गैर मुस्लिमों के नज़रियात और सकाफत को कॉपी करते हैं। हमारे तालीमी इदारे सिर्फ उनका निसाब और तरीका तालीम को बुनियाद बनाकर चल रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ उनकी किताबें पढ़ते हैं और उनके ख्यालात को हकीकत समझते हैं। फारूकी साहब के नज़दीक मुसलमानों में ऐसे इंस्टीट्यूट्स की कमी है जो सोच, नज़रियात और तहकीक का मरकज हो। फरूकी साहब का मानना था कि अगर आज भी मुसलमान अपने तमाम तालीमी इदारों में फिर से कुरान पर रिसर्च करने लगे और इन सब उलूम बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी फिर से इन तमाम उलूम पर कुरान और हदीस की रोशनी में रिसर्च की जाए तो हम अपना 700 साल पुराना इस्लामिक गोल्डन एज का दौर वापस पा सकते हैं।
फारूकी साहब ने सिर्फ नजरिया ही नहीं दिया बल्कि अमली इकदाम भी किया। उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट की बुनियाद रखी। यहाँ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तहकीकी मकालों के जरिए उनका विजन फैलाया गया। उनकी जिंदगी का हर दिन मुसलमानों के लिए वक्त था, इल्म, दावत, हिदमत से सरशार। लेकिन आज हमारे बीच डॉक्टर इस्माइल अल फारूकी तो नहीं रहे, मगर आज भी उनके जैसे बहुत से लोग उनकी इस अजीम काविश को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं लोगों में से एक शख्स का नाम है साहिल अदीम हाशमी। नो योर रोल इन इस्लाम। इस वक्त सबसे बड़ा वक्त ये है कि हम लोग पहचाने एक एक बच्चे की मौत जो है, शहादत जो है, उसमें अपना इस्लाम मरता हुआ देखें। इस वक्त मुसलमान बच्चे पे वक्त आया हुआ है, 70 साल से आया हुआ है, फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, कि जो बार बार बिलक बिलक के कह रहा है कि अल्लाह का निज़ाम इस्लाम एज अ सिस्टम इंस्टॉल ना किया तो एक फ़लस्तीन का एक एक बच्चा, सूडान का, सोमालिया का, यमन का, इंडोनेशिया का, सब बच्चे कोई ना कोई आके मार देगा फास्फोरस बम से, और हर बंदा अपनी अपनी खेल। और उन 9 लोगों के बाद अब यही वो 10वें इंसान नजर आते हैं कि जिनके दिल में उम्मत का दर्द किसी खंजर की तरह चुभता हुआ दिखाई देता है। आपको पता चलेगा ना कि इसी तरह की एक अनाया KFC की गोली से फलस्तीन में कल शहीद हुई है, तो आपको पता चलेगा ये पॉलिटिसाइज नहीं है, ये हमारा रिलीजियस आखिरत का मैटर है। फलस्तीन इज नॉट अ पॉलिटिकल मैटर, इट इज अ इस्लामिक मैटर। यू नीड टू एजुकेट पीपल, यूर इन जर्नलिज्म, कि हमारा दीन वहाँ पे खतरे में आया हुआ है। दे आर किलिंग आवर किड्स, दे आर किलिंग आवर अनायाज। मेरी बेटी का नाम किरात है, दे आर किलिंग आवर किरात्स देयर। आप समझ रहे हैं दिस इज पॉलिटिक्स? यही तो मसला है जो मैं पहले दिन से रमजान ट्रांसमिशन में कह रहा हूँ कि हमने दीन और सियासत अलग कर दी है, और आप समझ रही हैं कि अगर कोई चीज सियासी हो गई है तो उसका दीन से ताल्लुक नहीं है, और दीनी हो गया तो सियासत से ताल्लुक नहीं है। दिस साइकोलॉजी नीड्स टू चेंज। दे आर किलिंग आवर डॉटर्स बाय देयर बुलेट्स। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि कोई इंसान जब मजलूम हो और जालिम उस पर चढ़ जाए तो हर मुसलमान की ड्यूटी है जाके जालिम को कत्ल करे जा। ठीक है, ये मेरा इस्लाम है। अगर इन नेमतों का ठीक मानों में अमी होता तो अब तक आ गया होता। अगर कोई कहीं होता, कलम तुमको उठाना है, मगर ये सोच लो साहिल, बड़ा खायन जमाना है। जिस तरह डॉक्टर इस्माइल का नज़रिया था कि एक मुसलमान होना असल में एक साइंसदान होना है, बिल्कुल उसी तरह साहिल अदीम भी एक नज़रिया पेश करते हुए अक्सर नजर आते हैं कि एक मुसलमान दरअसल पैदाइशी एस्ट्रोनॉमर होता है। To be a Muslim is to be a scientist, because you cannot be a Muslim if you do not fulfill the terms of the Khilafah. कुरान पाक को अगर आप थोड़ा सा डीप जाएं, ज़्यादा ना जाएं, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा आज, मगर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान पाक के अंदर पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जो नफ्स का इल्म है, जो तिब का इल्म है, उसके थ्रू अल्लाह ताला ने तीनों रेल्म्स के ऊपर इतनी तफसील बताई हुई है कि कोई भी मुसलमान पैदाइशी एस्ट्रोनॉमर होता है, चाहे वो 1% मुस्लिम है। कुरान पाक पढ़ा होता है, उसको पता चल रहा होता है कि कहानी तो 7 आसमानों की है। वी आर बोर्न एस्ट्रोनॉमर्स, करंट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। दुनिया के इस वक्त के टॉप नासा के साइंटिस्ट भी 7 आसमान नहीं मानते, हम मानते हैं। वी आर एक्चुअली वे बियॉन्ड द होराइजन ऑफ द होल Milky Way, and then the 14.8 billion years of dust that they're actually thinking that's the end of the world or the universe. We know that this is the first heaven, buddy. वलक़द मुज़य्यना समा दुनिया, कि दुनिया को, आसमान को अल्लाह ताला ने सितारों से सजाया हुआ है। ये पहला आसमान है, उसके बाद पानी है, फिर दूसरा आसमान है, फिर पानी है, लिटरली पानी है, फिर तीसरा, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, और फिर 7वें आसमान के ऊपर पानी है, और पानी पे अल्लाह का तख्त है। ये ज्योमेट्री इटसेल्फ should overwhelm the hell out of NASA. तुम्हें पर्दा उठाना है, नशा ये तोड़ना है, अब जवानों को जगाना है। बड़े गौर और फिक्र से एक नई तदबीर लिखनी है, बड़े गौर और फिक्र से एक नई तदबीर लिखनी है। लिखो, तकदीर लिखनी है।